देते हैं, सिखाते हैं। और हर शिक्षक का अपना अलग अलग ढंग होता है, तरीका होता है, विधि होता है बच्चों को बताने का, सिखाने का। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर देख लेंगे कि हिंदी शिक्षण विधि क्या है। तो जिस ढंग से या जिस तरीके से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को हिंदी में हम लोग हिंदी शिक्षण विधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम और भी कह सकते हैं इसको कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए या ज्ञान प्रदान करने के लिए जिस ढंग का या जिस तरीके का वो काम में लाता है, जिस तरीके को काम में लाता है उसी को हिंदी शिक्षण विधि या हिंदी शिक्षण की विधियाँ कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं कि हमारे सभी शिक्षक अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से, तरीके से शिक्षा देते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। मैथ के टीचर अलग तरीके से देते हैं, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, SST के अलग, सबके देने का अलग अलग तरीका होता है, ट्रैक होता है, ढंग होता है और अपने अपने तरीके से बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो ये हिंदी शिक्षण की विधियाँ हैं। इसमें हम लोग हिंदी शिक्षण की बहुत सारी विधियों के बारे में अभी जानेंगे, समझेंगे। हिंदी शिक्षा में वैसे तो 10-12 विधियाँ हैं, लेकिन अभी हम लोग 8 विधि के बारे में जानेंगे, उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियाँ हैं। अनुकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ये जो है उच्चारण विधि है, फिर आपका इकाई विधि है। तो इस तरह से हम लोग अभी 8 तरह की विधियों के बारे में जो है सो देखेंगे। तो इस तरह से इतने सारी विधियां हैं। अनुकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, व्याकरण विधि है, इकाई विधि है, आगमन विधि है, निगमन है, परियोजना है और प्रोजेक्ट विधि है। जैसा कि अभी हमारे मनोहर सर के द्वारा बहुत अच्छी बात बताई गई। एक अनुकरण विधि का उदाहरण सर ने दिया, हम सभी को बहुत अच्छा लगा कि जैसे टीचर जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे अनुकरण करते हैं, क्योंकि बच्चों में अनुकरण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आप जैसा करेंगे, जिस हाव भाव से आप चलेंगे क्लास में, वो वैसे ही करेंगे। जैसे अभी सर ने कहा कि हमारे एक कलीग ने जैसे कि अब ये करके दिखाया, कुछ एक्शन करके, तो क्लास में तो उसमें नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हम निकलेंगे बच्चा तुरंत जो है एक दूसरे से एक्शन में करने के और दिखाने के लिए वो उतारू हो जाएंगे। तो ये इस तरह की ये विधियां हैं। इसमें बहुत सारी विधियां इसमें हैं जो इसको ये किया जाएगा। इसको बताया सर थोड़ा गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले अनुकरण विधि को देखेंगे। तो अभी हम लोग अनुकरण विधि को देखेंगे। इसमें क्या है, अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन विधि में ये किया जाता है। इस अनुकरण विधि का जो है भाषण एवं वाचन, भाषण मतलब बोले और वाचन मतलब बच्चों को उच्चारण करने में जो जैसे पहले तक बोलेंगे बच्चे उसी तरह से वो उच्चारण करेंगे। तो ये जो है सो भाषण और उच्चारण विधि में अनुकरण विधि का ये आता है। दूसरा है कि इसी के साथ साथ लेखन विकास हेतु भी यह विधि प्रयोग में की जाती है। और कक्षा में जो भी शिक्षक पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर ये हो गया है, कक्षा में जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, तो कक्षा में जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें क्या है, उसके साथ साथ जो है भाषण और वाचन के अलावा उनको लेखन कौशल का भी विकास करवाया जाता है। शिक्षक जैसे बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चे उसी तरह से सेम कॉपी करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसी तरीके से जिस तरह से शिक्षक लिखेंगे उसी तरह से वो लिखने का प्रयास करेंगे। तो उनमें लेखन कला का विकास होता है। बच्चों के लिखने की जो शैली होती है, ढंग जो होता है, वो बच्चे उसी तरह से शिक्षक के जैसे लिखावट होती है उसी तरह से वो लिखने की कोशिश करता है। उसके बाद इसमें है कि विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण के कौशल का विकास कर, जैसे अभी बताया हमने। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है, यानी विद्यार्थी जो है वो स्पष्ट रूप से बोल पाता है, सीख पाता है। बोलने में उसको जो है सो कौशल का विकास होता है, साफ और स्वच्छ बोल पाता है, स्पष्ट लगता है। दूसरा है कि इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना लिखना और अच्छे से आचरण करना एवं नवीन रचनाएं करना सीखता है। यह अनुकरण विधि के द्वारा जो है बच्चा सही से पढ़ना, बोलना और अच्छे से आचरण व्यवहार करना ये सीखता है शिक्षक के अनुकरण को करके। और इसके बाद इसके द्वारा एक नई रचनाएं भी करना वो सीखता है, नई चीजों को बनाना सीखता है। जैसे शिक्षक अगर बना करके कोई ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज को अगर बता दे, कोई वस्तु या कोई जंतु, तो बच्चा भी उसको उसी तरीके से वो भी बनाने की कोशिश करता है, उसको सीखता है। तो ये उसके अंतर्गत होती है। उसके बाद अब है दूसरा है लिखित अनुकरण। ये अनुकरण विधि का ये दो है, लिखित अनुकरण और उच्चारण अनुकरण। लिखित अनुकरण में क्या होता है कि इसमें पहला रूपरेखा लेखन विधि। रूपरेखा लेखन में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम लोग सीधा खड़ी लकीर देते हैं और वो घुमाकर इधर भी घुमाते हैं। तो पहले बच्चों को पहले ऐसे दिखाया जाता है कि खड़ी लकीर मानेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। तो
उनको पहले जो है आकृति बनाने के लिए सिखाया जाता है। तो अब बच्चे जो है सो आकृति बनाना सीखते हैं। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्र लेख। इसमें अध्यापक श्याम पटवर्धन पूरा शब्द लिखता है और विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखते हैं या मुख्य रूप से प्राथमिक उपयोग में लाई जाती है। शिक्षक जैसे ब्लैक बोर्ड पर अक्षर को लिखेंगे, जिस तरीके से लिखेंगे बच्चे उसी तरीके से उसी ढंग से सुंदर आकृति बना करके और वो भी लिखेंगे, जिससे बच्चा क्या होता है कि उनको अच्छी तरीके से लिखना सीखता है और यह मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर हेतु उपयोग में लाई जाती है। ये कुछ कक्षाओं में ये उपयोगी नहीं होता है, ये प्राइमरी सेक्शन तक में ही उपयोग होता है, जैसा कि हमारे मैम लोग बताते हैं बच्चों को। तो ये जो है सो प्राइमरी सेक्शन में उपयोग में आता है अधिक। ये प्राइमरी सेक्शन के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद दूसरा है उच्चारण अनुकरण। अध्यापक बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है और बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीखते हैं। जैसे है कि अब शिक्षक पहले बोलते हैं कोई भी चीज को, शिक्षक पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों को कहते हैं कि हमारे पीछे में तुम लोग सुनकर इसका उच्चारण करो। तो शिक्षक पहले बोलते हैं, छात्र उसके बाद उसको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता है, जैसे शिक्षक शुद्ध उच्चारण करते हैं। अगर शिक्षक गलत उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी वही उच्चारण करेंगे, शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो इस तरह से शिक्षक जैसे उच्चारण करते हैं बच्चे उसी तरह से शुद्ध उसका कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार ये अनुकरण विधि में हम लोग इसको देखा। उसके बाद दूसरा है प्रत्यक्ष विधि। ये प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट लेखन कहते हैं। इसको प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, समाज विधि, प्राकृतिक विधि, निर्वात विधि के नाम से भी जाना जाता है। निर्वात विधि में ऐसा होता है, इस निर्वात विधि का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई भी चीज को, वस्तु हो या जीव जंतु को शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बना करके और उसकी क्रिया को करके दिखाता है, तो बच्चा भी इसे उसी तरह से उसको करता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। इसमें शिक्षक जो है बालक को व्याकरण के नियमों का पहले ज्ञान नहीं कराते हैं। पहले व्याकरण का नियम का ज्ञान जो है सो बच्चों को नहीं कराया जाता है, बल्कि उनको भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। जैसे हम लोग भाषा सभी को जानते हैं, लैंग्वेज क्या है। तो भाषा क्या है कि भाषा के माध्यम से हम लोग क्या है अपने भाव और विचार को एक दूसरों के समक्ष रखते हैं और दूसरे के भाव विचार को ग्रहण करते हैं। तो बच्चे भी उसी तरह से उनको ये भाषा के द्वारा भाषा का ज्ञान दिया जाता है और बच्चे उसी तरह से सीखते हैं उसको। उसके बाद है इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है। बालक की हर बालक की मातृभाषा होती है। बच्चा जब जन्म होता है और जब छोटा से थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे की माँ को पकड़ने लगता है आवाज को, तो धीरे धीरे वो माँ की आवाज को बोलना शुरू करता है। उसी से माँ की आवाज से, माँ के बोलने जाने से वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, होता है, तो वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है, यानी मातृभाषा को बीच में न ला करके उसको लाए बिना जो है किसी दूसरी भाषा को भी इस माध्यम से बच्चा को सिखाया जाता है। अर्थात मातृभाषा की सहायता इसमें नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा को यहाँ पे बीच में नहीं लाया जाता है और बच्चा को सिर्फ मौखिक और लिखित ये दो भाषा के द्वारा, ये दो रूपों के द्वारा जो है सो ये भाषा एक बच्चा को सिखाया जाता है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का उसके बाद इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने हेतु किया जाता है और विधि को वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा को वार्तालाप के द्वारा हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बच्चों को आपस में बातचीत करके, बच्चों से आपस में बातचीत करके और फिर उनको जो है सो वार्तालाप के माध्यम से उनको हम लोग सिखाते हैं और जिससे वह प्राकृतिक रूप से वह बच्चा सीख जाता है, नेचुरली सीख जाता है। इसके अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष विधि में सरल दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। सरल दृश्य सामग्री कहने का मतलब है सरल और दृश्य। सरल मतलब सुनकर और दृश्य मतलब दिखाकर, बच्चा को कुछ सुना करके और बच्चा को कुछ दिखा करके जो हम सिखाते हैं उसको, वो होता है सरल दृश्य सामग्री। इसका प्रयोग किया जाता है और ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी होता है। ये प्राथमिक स्तर के ही बच्चों के लिए जो है सो अत्यधिक उपयोगी होता है, ये ऊपर क्लास में ये ऐसा लागू नहीं होता है। दूसरा है इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करके दिखाने से है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। इस भाषा का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1901 ईस्वी में एक शिक्षा शास्त्री जिसका नाम गेइन है उनके द्वारा किया गया था और ये अंग्रेजी भाषा के लिए स्पेशली किया गया था। ये गेइन साहब ने 1901 ईस्वी में फ्रांस में ये लागू किए थे इस विधि को और स्पेशली अंग्रेजी के लिए किए थे।
दूसरा है कि इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है या फिर विद्यार्थियों को स्वयं पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगाना होता है। इसमें व्याकरण का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं दिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनको दिया, स्वयं अपने आप जो है उसका अनुमान लगाते हैं। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा प्रत्यक्ष भाषा की तरह करता है। इसमें जो है मौखिक भाषा पर बल दिया जाता है, बोल करके बच्चों को कुछ बोलने पर उनको जो है सो अधिक बल दिया जाता है कि बच्चा बोल करके अधिक से अधिक भाषा को सीखे और जाने। और इसका उद्देश्य होता है दूसरी भाषा का ज्ञान जो है उसको अलग करते हैं, अनुकरण द्वारा पृथक भाषा की तरह सीखते हैं। और ये क्या होता है कि पृथक मतलब अलग भाषा की तरह जो है इसमें बच्चा जो है सीखता है। इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है, यूनिट मेथड जिसको बोलते हैं, इकाई विधि। इस विधि को इकाई विधि यूनिट मेथड कहते हैं। वो माना जाता है जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं और नवीन भाषा से सिखाने का माध्यम ये होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों मिल करके जो है सो इकाई बन करके एक मिल करके और उसमें से भाषा को जो है वो सीखते और सिखाते हैं एक दूसरे से। प्रत्येक विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले और सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। ये प्रत्येक विधि में क्या होता है कि व्यवहारिक पक्ष पहले आया जाता है, बच्चों के हाव भाव व्यवहार इसको पहले सिखाया जाता है। सैद्धांतिक तौर तरीके ये बाद में आते हैं, लेकिन बच्चों को पहले जो है ये व्यवहारिक ज्ञान पहले दिया जाता है कि तुम्हें किसके सामने क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए। पहले बच्चों को हम लोग ये सिखाते हैं और सैद्धांतिक तरीके से बाद में बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर बल दिया जाता है और ये विधि जो है इसमें सुनने और बोलने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, बहुत अधिक जोर दिया जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्शन में हमारे मैम लोग ने बताते हैं, बच्चों को अपने भी पढ़ते हैं जोर जोर से और फिर बच्चों को कहते हैं उसको जोर में, बच्चे भी उतने ही जोर जोर से पढ़ते हैं सब। तो इसमें पढ़ाने पर जो है बोलने पर बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। लेकिन इस विधि में एक यहाँ दोष भी है कि इसमें वाचन और लेखन की जो है अवहेलना की जाती है, उसको तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। लिखने पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है, रटाने पर ज्यादा बल दिया जाता है, इसलिए इसको कहा गया कि इसकी अवहेलना की जाती है। दूसरा है छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान होता है। इस तरह में जो है शब्दों का ज्ञान जो है बच्चों को बहुत कम होता है, शब्द का अर्थ बच्चे बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो रटने रटाने का काम में आते हैं, लिखित में उनको नहीं लाया जाता है, जिसके कारण वो शब्दावली में उनको जो है ये थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है, पाया जाता है उनको। इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रत्येक विधि को मौखिक वार्तालाप की विधि से भी जानते हैं हम लोग, जो बोल करके हम लोग जो भाषा बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद तीसरा है व्याकरण विधि। इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण विधि में पहले बच्चों को व्याकरण के नियम का ज्ञान पहले कराते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग उनको आगे बताते हैं। इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है इसके द्वारा, जिसके कारण भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। सबसे अधिक व्याकरण पर जोर देने से होता क्या है कि इसमें फिर प्राकृतिक रूप से जो है नेचुरली बच्चों में भाषा का विकास जो है नहीं हो पाएगा। इसमें नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है। इसमें क्या होता है व्याकरण में के द्वारा जब हम बच्चों को जब बताएंगे तो उसमें नियम काफी होते हैं और नियम काफी होने के कारण जो है वो बच्चा जो है इसमें अत्यधिक कक्षा में निरस्ता आ जाती है। जब व्याकरण के अधिक नियमों का ज्ञान जब बच्चों को बताने लगेंगे व्याकरण के माध्यम से तो धीरे धीरे बच्चा जो है उनमें निरस्ता आने लगेगी, आपकी बातों को नहीं सुनने लगेगा, बच्चा एक दूसरे से इधर उधर बातें करने लगेंगे और इस तरह से आपकी बात को वो ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे और इस तरह से वो निरस्ता आ जाती है उसमें। यह विधि ज्यादा काम में नहीं ली जाती है। यही कारण है कि इस विधि को ज्यादा काम में नहीं लिया जाता है, पढ़ाई में ज्यादा नहीं लिया जाता है निचली कक्षाओं में। भाषा तो अनुकरण से सीख ली जाती है, परंतु व्याकरण को हमेशा नियम द्वारा ही सीखा जा सकता है। भाषा तो अनुकरण से सीखी जाती है, हम आपसे बच्चा हमसे सीखता है, बच्चा से हम सीखते हैं, तो बच्चा एक दूसरे का अनुकरण करके सुन करके कॉपी करके वो सीख जाता है। लेकिन क्या होता है इसमें कि व्याकरण को हमेशा नियम द्वारा ही सीखा जाता है, लेकिन व्याकरण में ऐसा नहीं होता है। व्याकरण को हमेशा नियम के द्वारा ही सीखा जाता है, उसको नियम के द्वारा ही सिखाया जा सकता है, उसको भाषा के द्वारा हम नहीं सिखा सकते। उसके बाद है व्याकरण पद्धति में भी आगमन निगमन प्रणाली काम में ली जाती है। निगमन प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक द्वारा बताए गए व्याकरण के नियमों को छात्रों द्वारा रट किया जाता है और यह नियम निगमन प्रणाली कहलाती है। आगमन प्रणाली के अंतर्गत नियमों के द्वारा विद्यार्थी अनुसरण एवं स्वयं के उदाहरण द्वारा सिद्धांत ये बनाते हैं।
उसके बाद यह क्या है कि यह पद्धति छात्र स्वयं सीखते हैं। इस पद्धति में छात्र जो है अपने आप जो है सो सीखता है। आगमन विधि में क्या होता है कि हम लोग बच्चों के सामने कुछ उदाहरण स्वरूप दे देते हैं और उसके द्वारा क्रिया करके और उनको बताते हैं, तो बच्चे उस तरह से वो करता है। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी जंतु का चित्र बना देते हैं, रख देते हैं और उसके द्वारा क्रिया करके हम उनको बताते हैं, तो बच्चे उससे ज्ञान अर्जन करते हैं। कोई जंतु का चित्र बना देते हैं, उस जंतु के पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पहले उनको बताते हैं कि इस जंतु में कौन कौन सा पार्ट क्या है, फिर उसके कार्य के बारे में फिर उनको बताते हैं। तब बच्चे जो है सो उसको ये समझ लेता है, जान लेता है इसके द्वारा जो है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है निगमन प्रणाली। उसमें ऐसा नहीं होता है। निगमन प्रणाली अरुचिकर होती है, इसमें रुचि नहीं लेते हैं बच्चे लोग, और ये रुचिकर होती भी नहीं, क्योंकि यह रटने पर जोर देती है। यह विधि जो है रटने रटाने पर जोर देती है, इसलिए यह विधि जो है रुचिकर नहीं होती है। रुचि नहीं लेते हैं बच्चे, क्योंकि अगर हमेशा हर क्लास में, हर पीरियड में बच्चों को अगर जितने भी टीचर जाएंगे, जितने मैम लोग जाएंगे, अब खाली उनको रटाने का, धीरे धीरे बच्चा थक जाएगा और वो बच्चा कोई सोने लगेगा, कोई नींद में आ जाएगा, कोई इधर उधर होने लगेगा। तो इस तरह से ये जो है अरुचिकर होती है। व्याकरण विधि द्वारा छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनियों का ज्ञान हो जाता है। व्याकरण के माध्यम से जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को जो है सो इसमें शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो जाता है बच्चों को, और शुद्ध ध्वनियों का भी ज्ञान होता है, जो हम शुद्ध उच्चारण करके उनको बताते हैं। उच्चारण में कहाँ किस तरह का, किस लेटर का, किस ध्वनि का प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे वो बताते हैं बच्चों को। उसमें ये ध्वनि का और वर्तनी का दोनों का ज्ञान हो जाता है। वर्तनी लिखने में कहाँ पे बच्चों को हंसे दीर्घ, हंसो दीर्घ, हलन विसर्ग, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब आदि चीजों का ज्ञान उसमें व्याकरण के द्वारा बताया जाता है, तो वो सीखते हैं। व्याकरण के ज्ञान से भाषा में कम अशुद्धियां होती हैं, और जब व्याकरण का ज्ञान बच्चों में हो जाता है, जब व्याकरण के माध्यम से उनको जब हम बताते हैं, तो फिर उसमें जो है कम अशुद्धियां आने लगती है, और बच्चे जो है फिर शुद्ध लिखना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। उसके बाद चौथा है इकाई विधि, यूनिट मेथड जिसको बोलते हैं। इकाई विधि का जन्म पेस्टल्स की धारा के आधार पर हुआ है। इस विधि का जो है सुनिमान, इस विधि का प्रवर्तक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मॉरिसन माना जाता है। ये मॉरिसन जो है इस विधि का ये प्रवर्तक होता है। इसके यह अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है, और इस विधि द्वारा ही अध्यापक दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से पहले हम लोग अपना दैनिक पाठ योजना बनाते हैं, जिसको लेसन प्लान कहते हैं। बिना लेसन प्लान का शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। ये हम लोग अपने प्रशिक्षण के दौरान भी जो सत्र में हम लोग पढ़े हैं कि बिना लेसन प्लान का शिक्षक क्लास में इंटर ही नहीं कर सकता है। उसको प्रिंसिपल इंटर ही करने नहीं देंगे, क्योंकि उसके पहले ही हम लोग जमा कर देते हैं लेसन प्लान को, और उसके बाद कक्षा में जाते हैं, फिर कक्षा में अपना भिजवाया जाता है। तो ये इस विधि के अंतर्गत जो है अध्यापन दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं शिक्षक। विधि पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। इस विधि में जो है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर कहने का तात्पर्य है कि विस्तृत रूप को पहले विस्तृत रूप से बच्चा को किसी भी विषय के बारे में पहले उनको विस्तार पूर्वक बताते हैं, और विस्तार पूर्वक बताने के बाद फिर उसको जो है एक निचोड़, एक निष्कर्ष स्वरूप फिर लास्ट में उसको एक आंशिक तौर पर उनको बच्चों को बताते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बड़ी क्लास में होता है क्या कि एक अनुच्छेद दिया हुआ रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए रहते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। वही होता है पूर्ण से आंशिक की ओर, मतलब पहले विस्तृत रूप में बच्चों को ज्ञान देना, और फिर उसको निष्कर्ष स्वरूप फिर उसका निष्कर्ष निकाल करके उनको बताना। ये होता है ये आपका पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। इसमें विधि, यह विधि जो है समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि के अंतर्गत जो है सारे बच्चों को एक समान समझकर एक समान भाव से उनको जो है शिक्षा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा हमारा बहुत प्यारा है, उसको हम बहुत अधिक ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी बच्चा, शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चे अपने समान होते हैं, अपने बच्चों के समान होते हैं, और ऐसा मानकर उनको जो है समानता के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है ये विधि जो है। इकाई विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। ये यूनिट मेथड में जो होता है सारी संपूर्ण विषय वस्तु को एक ध्यान में रखा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती है वह व्यवस्थित होती है। इस विधि में क्या होता है, जो अधिगम प्रक्रिया होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो ये अधिगम प्रक्रिया जो है ये जीवन पर्यंत तक चलता है, निरंतर ये प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया जो है ये विषय ये अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ये आता है आपका, ये व्यवस्थित होती है, यानी ये निरंतर चलते रहती है। ये प्रक्रिया जो ये सीखने की प्रक्रिया जो है वो हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहती है।
उसके बाद क्या है कि यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। ये इकाई विधि जो है बच्चों को आप अपने से पढ़ने के लिए जो है इसको प्रेरित करती है ना, अपने आप से जो है इसको पढ़ने के लिए और उनको प्रेरणा देती है। इस विधि में छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है एवं चिंतन शक्ति का भी विकास इसी विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में होता है। इस विधि में क्या होता है कि व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है बच्चों में। ये विधि जो है बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान कैसे लाएंगे, ये व्यवहारिक ज्ञान का विकास इसी विधि के माध्यम से होता है। और इसके साथ चिंतन शक्ति, बच्चे जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो इस विधि के माध्यम से ही होती है इसमें। और इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में ये होता है चिंतन शक्ति का ये विकास हो। उसके बाद पांचवा है आगमन विधि, रागन मेथड इसको बोलते हैं। इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि विषय वस्तु से संबंधित बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश किया जाता है और बच्चों को उदाहरण देने के बाद जो है उदाहरण के आधार पर फिर नियम स्थापित किए जाते हैं। उनको उदाहरण दे देने के बाद फिर उसका एक नियम जो है स्थापित किया जाता है कि इसमें ये किस तरह से ये उसका सॉल्यूशन ये किया जाएगा। सर्वप्रथम विद्यार्थी उदाहरण को देखते हैं। जो उदाहरण आप पेश करते हैं, हम पेश करते हैं, उसको सबसे पहले विद्यार्थी उदाहरण को देखते हैं और इसके पश्चात यानी बाद उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत और नियम बनाते हैं। फिर जो है विद्यार्थी उस उदाहरण को देखने के बाद उसमें जो है उनको जो समझ में आता है उसके माध्यम से वो एक सिद्धांत और नियम को विद्यार्थी बनाता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड जिसको कहते हैं। तो यह विधि जो है छात्र केंद्रित होती है, यानी पूरा जो है छात्र पर ही केंद्रित होता है। इसमें जो भी कुछ करना है वो सब छात्र पर ही करना है, छात्र से ही करवाते हैं शिक्षक में, इसलिए इसको छात्र केंद्रित विधि इसको कहते हैं। और इसमें सीखने पर बल देती है। इस विधि को में जो है छात्रों को करके सीखने पर बल दिया जाता है। हम लोग छात्रों के सामने कोई समस्या को रख देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम इसको निष्कर्ष पर पहुंचो, तो उससे बच्चों को करवाते हैं। उससे होता है कि बच्चे को इसमें जो है जो करके सीखने में उनको जो है बल मिलता है और यह छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त नहीं है। और इस विधि को हम लोग छोटे बच्चों प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए लागू नहीं करते हैं। यह उच्च कक्षाओं में लागू किया जाता है। ये करके सीखो विधि, लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो होता है ये उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए लागू किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा ही विद्यार्थी स्वयं ज्ञान को सीखने का प्रयत्न करते हैं। ये आगमन विधि जो है इसको मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि माना गया है क्योंकि इस विधि द्वारा ही विद्यार्थी जो है अपने ज्ञान को जो है सीखने का प्रयत्न करते हैं, ये कोशिश करते हैं विद्यार्थी अपने आप से। उसके बाद यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म कहने का मतलब है कि बहुत विस्तृत रूप को पहले बताकर फिर छोटा रूप में उसको बताना, ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, छोटा करके फिर बताना। मूर्त से अमूर्त, मूर्त कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो चीज को हम बच्चों को दिखा करके या छू करके बता सकते हैं, मान लीजिए डेस्क है, डेस्क बच्चों को ऐसे छू करके इसको हम दिखा सकते हैं, ये मूर्त रूप में आएगा। या बच्चों को कोई चीज जो है सो सामने दिखा करके उसको छू करके, इस तरह का ये होता है मूर्त रूप में होता है। बच्चों को ऐसे ये मूर्त रूप में दिखाया जाता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है अमूर्त रूप। अमूर्त रूप में उसको ना हम छू करके दिखा सकते हैं, ना सामने रख करके दिखा सकते हैं, बल्कि इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ आवाज, जैसे अमूर्त में होता है आवाज, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं लेकिन मेरी आवाज को देख नहीं पा रहे, आपकी आवाज को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये अमूर्त रूप में आया। तो बच्चों को इस तरह से उसमें अमूर्त रूप में बताया जाता है, मतलब सिर्फ आवाज देकर, आवाज के बाद, तो ये अमूर्त और अमूर्त ये हो गया। उसके बाद है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आपको मालूम है, बच्चे को जो मालूम है और जो मालूम नहीं है, अज्ञात है, जो नहीं जानते हैं, उसकी ओर फिर चलते हैं। बच्चे तो जानते हैं जो ठीक है, अब जो नहीं जानते हैं उसकी ओर जाते हैं, बच्चों को फिर उसको बताते हैं। तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर इस तरह। उसके बाद सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल से कठिन की ओर, पहले बच्चों को छोटे छोटे चीजों के बारे में बताते हैं, बहुत सरल शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चा उसको सीख जाए, समझ जाए आसानी पूर्वक। फिर धीरे धीरे करके उसको कुछ कठिन शब्दों को उसके सामने रखते हैं ताकि बच्चा फिर उसको सीखे कठिन। तो
तो इस तरह से ये है सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर ये विधि जो है काम करती है। उसके बाद यह विधि जो है व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि मानी जाती है। यह विधि जो है व्याकरण पढ़ाने के लिए एकदम सरल विधि मानी जाती है ये जो है। अतः इसे व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है और इसको व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि माना जाता है। यानी व्याकरण की जो शिक्षा हम लोग देते हैं बच्चों को या जो व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो व्याकरण की जो है ये शिक्षण की वैज्ञानिक विधि इसको कहा जाता है। उसके बाद है शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमेशा अस्थायी होती है और इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी को जो भी ज्ञान दिया जाता है, विद्यार्थी जो भी ज्ञान सीख लेते हैं वो उनमें अस्थायी रूप से बैठ जाता है, फिर उसको कभी भुलाते नहीं, वो उनके जहन में हमेशा बैठ जाता है, उनके मनोमस्तिष्क में वो ज्ञान बैठ जाता है, वो हमेशा के लिए रहता है, कभी भुलाते नहीं है। जिससे बालकों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस तरह से क्या होता है कि बालकों में चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। ये विधि के द्वारा जो शिक्षण कार्य जो होता है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद छठा है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं। इस विधि को सूत्र प्रणाली और संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र प्रणाली और संश्लेषण प्रणाली हमारे यहाँ पे जो मैथ्स के शिक्षक है वो इस विधि का प्रयोग अधिकतर करते हैं। क्योंकि बच्चों के सामने क्या आता है, सूत्र को रख दिया जाता है और उनके सामने एक समस्या दे दी जाती है और उस सूत्र के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, विस्तृत रूप को उस सूत्र को घटाकर बहुत छोटा रूप में उसको बना करके और पेश कर देते हैं। तो ये सूत्र प्रणाली जो है, सूत्र प्रणाली संश्लेषण प्रणाली ये अधिकतर गणित और विज्ञान, जैसे शिक्षक हमारे मैथ के शिक्षक को सूत्र को बना के पहले लिखवा देते हैं, बच्चों को बोलते हैं इसको आप याद करेंगे, आपको जो है इस सूत्र पर आधारित है इतने सारे प्रश्न बनेंगे इसलिए आप उसको, तो बच्चे वैसे ही करते हैं, पहले उनको ज्ञान दे दिया जाता है शिक्षक के द्वारा सूत्रों का और उसके बाद तब उनके सामने समस्या रख दी जाती है और बच्चे फिर उसको उस पर ही करते हैं। उसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है, अर्थात सर्वप्रथम नियम, उसके पश्चात उन नियमों को सत्यापित करने को विभिन्न उदाहरण, सबसे पहले उनको नियम बताया, उसको प्रूव करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं टीचर उनको और फिर उस उदाहरण के द्वारा जो है इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है। ये सिद्धांत पर जो चलने वाली ये विधि जो है। उसके बाद यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है और इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। ये विधि जो होता है निगमन विधि को शिक्षक केंद्रित कहा जाता है, आखिर क्यों? उसमें तो शिक्षक ही पहले बच्चों के सामने कोई उदाहरण को पेश करते हैं। जब शिक्षक उदाहरण को पहले पेश करेंगे तो शिक्षक केंद्रित पहले होगा, बच्चों अपने आप तो उदाहरण पेश नहीं करते हैं और उसको अपने से समस्या का समाधान नहीं करते हैं। तो पहले शिक्षक जब उनके सामने उदाहरण को रखा उसके बाद ही बच्चा उस पर जो प्रक्रिया पर आया, बच्चा उसमें एक्टिव हुए, क्रियाशील हुए, तो इसीलिए पहले शिक्षक केंद्रित इसको इसलिए कहा गया। ओके सर। उसके बाद क्या है कि ये जो है उदाहरण दे करके और शिक्षक जो है फिर उनको जो बता देते हैं पहले और उसके बाद शिक्षक बच्चे जो है उस उदाहरण पर उस सूत्र पर जो है काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद यह विधि जो है उच्च स्तर हेतु उपयोगी होती है। ये उच्च कक्षाओं के लिए होते हैं, ये प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चों को हम फॉर्मूला के द्वारा कुछ सिखाएंगे बच्चे क्या जानेंगे फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे चलता है, वो 1 to 4 भाग तक के बच्चों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये उच्च कक्षाओं के लिए ये जो है सो उपयोगी होता है। रामानंद सर इसको अच्छे तरह से बताएंगे कि किस तरह का सूत्र उपयोग करते हैं, कक्षाओं के लिए जो है सो उपयोगी होते हैं। उसके बाद ये है कि यह विधि जो है शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं, इसमें सारा रोल जो होता है वो शिक्षक पर ही होता है। वो शिक्षक की सब चीज जो है इसको करते हैं, विद्यार्थी सिर्फ सुन करके समझ करके उनको देख करके आप वो करते हैं। उसके बाद निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। बताया गया पहले भी कि निगमन विधि जो आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। यह विधि छात्रों को अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर और समाज से जो पहले बताया गया वही उदाहरण इसमें इस सिद्धांत पर यह कार्य चलती है ना। बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं, फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। तो ये विधि जो है सो इस तरह का ये चल रहा है। उसके बाद है प्रयोजन विधि। यह विधि जॉन ड्यूरी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक द्वारा विकसित की गई थी। यह विधि जो विकसित की गई थी, यह विधि का जो विकास किया गया था वो जॉन ड्यूरी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक थे, ये उनके द्वारा इस विधि का विकास किया गया था।
इस विधि द्वारा एक विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि से अपने पाठ्यक्रम या विषय वस्तु तथा अपनी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखता है या अधिगम करता है। इस विधि में क्या है कि एक विद्यार्थी अपने रुचि से और अपने पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को तथा अपनी क्रियाओं में वो सामंजस्य स्थापित करता है विषय वस्तु के साथ, और फिर उसको वो सीखता है या फिर अधिगम करता है, उस प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। यह विधि जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु इस विधि की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय ये किलपैट्रिक को ही जाता है सारा। ये जॉन डीवी इस अवधारणा पर आधारित तो है जरूर, किंतु इस विधि का विचारधारा को, इस विधि के जो विचारधारा है उसको विकसित करने का पूरा श्रेय ये किलपैट्रिक साहब को जाता है। और प्रोजेक्ट वह एक उद्देश्य कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क जैसे हम लोग बच्चों को करवाते हैं, कुछ दे देते हैं बनाने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए बोलते हैं घर से भी बना करके आप आइए, या फिर हम लोग कुछ कक्षाओं में भी कराते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे अपना उसको पूरी लगन के साथ बच्चे उसको करते हैं, पूरे मन से करेंगे। उनको अगर कुछ लिखने पढ़ने का काम दे दीजिए तो थोड़ा सा उतना मन नहीं लगाएंगे जितना ये डेंटिंग पेंटिंग में वो रुचि लेते हैं और बहुत मन से करते हैं। और इसमें क्या होता है कि खुले वातावरण में करने में उनको और आनंद आता है। 4-5 के ग्रुप में बैठ जाएंगे या अकेले भी बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो योजना एक समस्या मूलक कार्य है। ये योजना जो है वो समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। ये नेचुरली एकदम जो है खुले वातावरण में जो है सो ये करने का ये चीज है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये रियल जीवन का जो है, रियल लाइफ का जो है सो एक छोटा सा अंश है, भाग है, जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। क्योंकि विद्यालय में बहुत लंबे समय तक तो हम करवा नहीं सकते हैं, कम समय में या कुछ पीरियड में जो है सो बच्चों को इसका ज्ञान हम लोग दे सकते हैं। तो अब हम लोग ये लास्ट देखेंगे प्रोजेक्ट विधि। लास्ट क्या है ये प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड इसको कहते हैं। इस विधि के अनुसार विद्यार्थी अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है। ये प्रोजेक्ट विधि में क्या है कि विद्यार्थी जो है अपनी समस्या का जो है अपने स्वाभाविक रूप से, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने रुचि रुझान के अनुसार जो है वो खोजने का प्रयास करता है और उस समस्या का हल भी वो करता है। समस्या को खोजने का प्रयास करने के उपरांत जो है समस्या का वो हल भी निकाल लेता है, उसका समाधान भी कर लेता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और इस विधि में जो है विद्यार्थी एकदम पूरे स्वतंत्रता पूर्वक जो है आजादी के साथ बस ये कार्य करता है और अपनी समस्याओं का अपने स्वयं विचारों के आधार पर वो कर लेता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है, तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति ये करते हैं। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर कार्य करता है। इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि विद्यार्थी को जो अनुभव होता है वो अपने अनुभव के आधार पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखे गए ज्ञान को विद्यार्थी कभी नहीं भूलता है। जो अपने अनुभव के द्वारा जो विद्यार्थी करते हैं उस कार्य को विद्यार्थी कभी नहीं भूलते हैं, वो हमेशा उनके दिमाग में बैठा रहता है, हमेशा उनके मनोमस्तिष्क में वो चीज रहती है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, हमेशा एक्टिव होते हैं वो, और समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं वो। बहुत सारे बच्चे मिल करके ग्रुप में, हाँ, और उसके बाद जो है सो इसमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। 1 मिनट जरा सा इसमें दो दोस्त है उसको ही बता देते हैं। जैसे इस विधि में क्या होता है, बहुत अधिक समय लेती है। आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट वर्क बनाने में उसमें समय अधिक लगता है, तो ये इसलिए इसमें ये दोष है कि इसमें बहुत अधिक समय लेती है, और इस विधि द्वारा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। अगर इस विधि से बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे तो पूरे साल पढ़ा देंगे, लेकिन हम लोग ये पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। साधनों की कमी रहती है, जिसके परिणाम से यह विधि कार्य नहीं कर पाती है, और इसमें बहुत अधिक साधनों की कमी होती है। प्रोजेक्ट वर्क में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है, हर बच्चे को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह इसमें इस विधि में ये दोष है कि ये इसका परिणाम स्वरूप यह विधि जो है कार्य नहीं करती है संसाधनों की कमी रहने के कारण। तो आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू।